बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पिछले 2 दिनों से खबर गर्दिश कर रही है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ ड्राइंग रूम्स में कि गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो मखसूस सीटों का फैसला है इस पर अमल दरामद नहीं होगा, हुआ कुछ भी हो जाए। अभी तक ये खबर सिर्फ अफवाह है, याद रखिएगा, ये कोई कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन ये बड़ी तेजी से गर्दिश कर रही है इस्लामाबाद के अंदर और ये कहा जा रहा है कि जी इस फैसले के रास्ते में रुकावटें बहुत खड़ी होंगी। अब सवाल ये है कि अगर खुदा न खास्ता ये अफवाह सच साबित होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तकरीम की क्या सूरत हाल होगी और फिर पार्लियामेंट है, फिर सियासी जो एक मंजिलें हैं हमारी, वो कहाँ तक आगे जाएंगी और उनकी क्या इज्जत बचेगी, ये एक सवाल है। और इस टाइप की बातें कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है और इसका मकसद क्या है? क्या हुकूमत पाकिस्तान ये रिस्क ले सकती है कि मखसूस सीटों का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उस पर अमल दरामद ना करे? ये कैसे हो सकता है? ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्या वाकई गवर्नमेंट पाबंदी लगा सकेगी या नहीं लगाएगी, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इडहाक जस्टिस का जो इशू है वो इतना ज़्यादा फैलता क्यों जा रहा है, ये भी डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और सेनेटर हुमायूं महमद साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और शौकत प्राइस साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी। राना साहब, ये फरमाइए, वाकई बात दुरुस्त है, कोई इस टाइप की कोई पॉलिसी बनाई जा रही है कि जी इस फैसले पर अमल नहीं होगा? देखिए, पॉलिसी का तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो जिस तरीके से फैसला आया है वो अज खुद बुनियादों पे अमल दरामद में मुश्किलात का शिकार होगा। देखें, वरना जजेस ये ना लिखते हैं कि पीटीआई और इलेक्शन कमीशन का अगर कोई मसला हो तो हमारे चैम्बर में आए। ये कोर्ट का फैसला है, इसे कोर्ट में ही होना चाहिए। और इसके अंदर जो आइन के लिखी हुई बातों से आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने जो मुकम्मल इंसाफ, लेकिन वो सिर्फ पीटीआई को फराहम किया। मैं मुसलसल ये बात कर रहा हूँ कि जैसे उन्होंने कहा था ना अथर मिनल्ला साहब ने कि ये काम 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुआ था। अगर आप मुकम्मल जस्टिस दे रहे थे, आप बुला लेते, उनको भी दे देते। नहीं, आप 2018 के जो रिटायर्ड जर्नल हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, जिन्होंने ये मुकम्मल इंसाफ पीटीआई के लिए फराहम किया था उस वक्त, तो उस वक्त उन सबको बुला लें। आज जो पीटीआई के खिलाफ हुआ है, इन सबको बुलाते हैं कि कोर्ट में आ जाओ, उस फुल कोर्ट मीटिंग रूम में आओ, हम निकलने नहीं देंगे जब तक इस मामले को तय नहीं करते। क्योंकि ये जो है ना, ये भी वन वे है मेरी नज़र में। फैसला आ चुका है ना, इंप्लीमेंट होना है, वो कहते हैं, लेकिन फैसला 14 मई को भी आया था। ठीक है, 14 मई के इलेक्शन कराने के लिए आया था। क्या हुआ उसका? अमल दरामद नहीं होता, मतलब उस पर क्या हो गया? उस पर 27 सफ़े का बाद में तहरीरी फैसला भी आया। क्या हुआ? मैं और आप यहीं बैठे हैं, मेरान बैंक का भी आया था। उस वक्त हालात और थे, इस वक्त तो फुल कोर्ट है ना जी। नहीं, फुल पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं सर, वो भी उस वक्त मखसूस कोर्ट बैठती थी। आज काजी साहब को जो लोग मतून करते हैं, क्या काजी कहीं नहीं है ये कि वो फुल कोर्ट लाता है? क्या अगर काजी साहब मिले में, आपका अगला सवाल उस पर है ढाक जजों पे, तो वो मुकमका हुआ होता तो वो जज इनकार करते कि भाई यार मेरे से बात हुई थी, मैं फिर भाग गया हूँ। नहीं है ना। यही बात है कि जो हुस्न नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन की जो कल मीटिंग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो फैसला करने जा रहा है उसके कुछ अरसे में बातें सामने आ जाएंगी। मुझे लगता है कि कहीं वो ये ना हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए चले जाएं कि जी आइन में 3 दिन लिखा था। सिकंदर सुल्तान राजा को जब अरुमता बंदयाल साहब ने इमरान खान की फरमाइश में तो कहूँगा उस वक्त बुलाया था कि सेनेट के इलेक्शन सीक्रेट बैलेट पे नहीं ओपन होंगे, ठीक है, तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट लिखे, ये आइन में नहीं है, फिर हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखा। वो कैसे 15 दिन इलेक्शन कमीशन के वो मेंबर्स, इलेक्शन कमीशन 5 मेंबर्स पे मुश्तमिल है, उनमें से 5 का फैसला था कि ये सीटें फलां फलां को दे दी जाए। एक जज ने 4, मतलब इनको ना दी जाए, पीटीआई को ना दी जाए, वो मुत्तफिका था। लेकिन पंजाब के बाबर बरवाना ने कहा कि नहीं, ये इनका भी हक नहीं है। तो वो भी आईनी बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट सुपर बॉडी है। लेकिन ये जो फैसला हुआ है ना, इसके अभी हुकूमत बहुत दूर की बात है। मुझे लग रहा है कि कुछ और इदारों का लिए भी ये मसला होगा और इसमें रुकावटें तो आएंगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हाँ बिल्कुल, पहला अमल ही उसने करना है। ठीक, फिर स्पीकर है, फिर और सब कुछ है यहाँ पे। यानी प्राइम मिनिस्टर की बारी आखिर में आएगी तो ही मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के लिए तो अभी ऑर्डर नहीं है। नहीं, ऑर्डर नहीं, बिल्कुल। अच्छा, अगर डॉक्टर साहब आप इजाजत दें तो मैं शौकत प्राइस साहब को पहले ले लूं। प्राइस साहब, ये फरमाइए, ये क्या गवर्नमेंट है या इलेक्शन कमीशन है, ये अफोर्ड कर सकता है कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट ना होने दे? ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अगर आप ये कहें कि ब्लैटेंट रिफ्यूज़ कर सकते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक,
उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यानी पहले जो ऑर्डर, जैसे राना साहब ने सही कहा कि पहले कुछ ऑर्डर नहीं माने गए, तो उसकी भी तो इम्प्लीकेशन रहती हैं। और सही है, मसलन 79 में फांसी दी गई तो आज आके उसका कोई ना कोई आउटकम आया है ना, वट एवर दैट इज। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता कि उनको इंसाफ मिला है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह को या नहीं, लेकिन सेंश्योर हो गया, मुजम्मत हो गई जिन्होंने ये काम किया था। इसी तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2 नवंबर 2007 का जो एक्ट किया था, अगली पीपल्स पार्टी की असेंबली ने उसको इंडेमनीफाई नहीं किया और अल्टीमेटली आर्टिकल 6 लग गया। लेकिन इसमें रुकावट डालने की ज़रूर कोशिश होगी, वन और दी अदर वे। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि फिर ड्राइंग रूम्स की बात आ जाती है। पब्लिकली पीटीआई के सेनेटर, ऑनरेबल सेनेटर साहब बैठे हैं, ये तो मेरे ख्याल है बात भी यही करेंगे, आई कैन प्रिज्यूम। ये जो एडहॉक जज लगाने की बात है, यानी 8-5 था तो 8-9 हो जाए, इस तरह ये हो जाए वो हो जाए, हुकूमत कोई ना कोई लीगल कवर में बात करेगी। ठीक है, हुकूमत नहीं, फिर इसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट मीडिया से लड़ने के लिए भी तैयार बैठी हुई है, अपने इत्तेहादियों से लड़ने के लिए भी और बार काउंसिल से भी लड़ने के लिए। जब ये बैन का फैसला किया या सुनाया फैसला अता तारड़ साहब ने, अता तारड़ साहब के बाद कोई 5-6 किस्म की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स मैं देख चुका हूँ कि वो हम मुशावरत करेंगे, हम पार्लियामेंट लेके जाएंगे। उधर वर्ड जो तारड़ साहब ने बयान किए थे वो फैसला किया गया है, उसमें ये नहीं कहा गया कि हम मुशावरत करेंगे, मुशावरत की बात ही नहीं। लेकिन हुकूमतें, ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि जब पॉलिटिशियन बोलते हैं, हुकूमतें बोलती हैं, ये कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं बोलते, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट में बहुत कुछ कहे जाते हैं। और समटाइम्स वो टू टेस्ट द ग्राउंड भी होता है कि आप एक कंकर फेंके, पानी कितना गहरा है, क्या रिएक्शन आते हैं। जिस वक्त पीटीआई पर पाबंदी का फैसला सुनाया गया कि हमने फैसला कर लिया है, शायद वो रिएक्शन गेज करना चाह रहे हों कि लाहौर में क्या रिएक्शन आ सकता है, पेशावर में क्या रिएक्शन आ सकता है, स्वाबी मर्दान चारसद्दा में क्या रिएक्शन आ सकता है, मुल्तान फैसलाबाद भावलपुर में क्या रिएक्शन आ सकता है। बड़ा एक डॉट साहब का जो बयान है उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हुआ। फिर ख्वाजा आसिफ साहब का लॉ मिनिस्टर साहब भी बोले, पार्लियामेंट में ले जाने की बात हुई। आप इत्तेहादियों की भी देखें ना, उधर से भी वो कह रहे हैं कि हमसे मशावरत नहीं की गई, जो कंसिस्टेंट एक पीपल पार्टी से नहीं की गई तो उनसे क्या की जाती? नहीं, आप उनका भी कैलकुलेटेड रिस्पांस, वही कंकर फेंकने वाली बात है। यानी ना उसको रिजेक्ट किया गया ना एक्सेप्ट किया, कहा गया। अब कल अगर वजीर आजम साहब फोन उठाएं, वो शाह साहब, खुर्शीद शाह साहब से बात कर लें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका में, जब तक वो अमेरिका से नहीं आते उस वक्त तक मुशावरत, फोन की बात कर रहा हूँ ना, कि फोन उठा के बात कर लें, या मतलब है और लीडरशिप से मुशावरत कर लें, तो वो जो एक प्री कंडीशन या कुशन रखा जा रहा है कि जी हमारे साथ मुशावरत नहीं की गई, वो तो पूरा सही बात, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये मैं एक तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम समझना चाहिए और उसके हर फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की नीयत नहीं लगती मुझे कि अमल दरामद करेगी। अब हुकूमत नहीं करती, इलेक्शन कमीशन नहीं करता, ये कोई और नहीं करता, तो क्या नताइज निकलेंगे और उसके लिए क्या आप तैयार हैं ज़हनी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि ये हुकूमत जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, ये इनका पहली बार ऐसा काम करने का कोई वो नहीं है। इनकी एक बड़ी रिच हिस्ट्री है हर गलत काम करने की, हर जजमेंट के खिलाफ जाने की, हर एक के खिलाफ। देखिए, आप जजमेंट से इत्तेफाक ना करें, लेकिन उसके बाद आप जाके सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ावा डोल रहे हैं, उसके बाद आप जाके लोगों को इस लिहाज से करें कि हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। इससे पहले भी इम्प्लीमेंटेशन इन लोगों ने नहीं कराई थी। ये वही हुकूमत है, जैसे अभी बात कर रहे थे कि 14 मई वाली थी, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं की थी। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी तो उस इम्प्लीमेंटेशन की सजा तो होनी चाहिए ना। जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने पिछले, आपको पता है 23 वो जो मई 2023 का इलेक्शन ना होने को तो सजा दे देते प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए। देखिए ना, अभी तो वो सजा अपनी जगह बैठी हुई है ना, अभी तो उसकी सजा होगी, अभी तो नहीं पता कि क्या होगा, वो तो जब वक्त आएगा तो उधर नहीं लगी ना सर, उनको लगानी चाहिए थी तो नहीं लगी तो बाद में आ जाएगी, अभी तो आ जाएगी, अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी। नंबर 2, जैसे अभी वो बात की है पराचा साहब ने एडहॉक जजेस की, आपको याद है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को जो
बैलेंस उसका टिल्ट किया था टुवर्ड्स वो एडहॉक जज ने किया था। एक जज लगाए गए थे दरमियान में। ये वही काम हो रहा है। नहीं, वैसे एडहॉक जजेस लगते रहते हैं डॉक्टर साहब। देखिए मेरी बात सुने, नॉट एट दिस स्टेज। आपका खदशा है ना, आपका खदशा है, हो सकता है देखिए मुकम्मल तौर पर उलट हो जाए। देखिए मेरी बात सुने, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप हिस्ट्री देखें कि क्या हो रहा है। क्या एडहॉक जजेस लगने चाहिए, उसूलन नहीं लगने चाहिए? लगते हैं पाकिस्तान में तो हर गलत काम के आपके पास वो है ना, देखिए मौजूद है, जब मौजूद है तो वो लग जाएगा। बात सुने ना, आईनी प्रोविजन की बजाय आप डायरेक्ट जजेस भी तो लगा सकते हैं ना, आप उनको भी तो एलिवेट कर सकते हैं, आप सही रास्ता भी कर सकते हैं। जरूरी है कि हर काम गलत रास्ते से करें, हर काम पिछले दरवाजे से करें, कोई चोर दरवाजे के अलावा कोई सीधा रास्ता भी देख लिया करो। नंबर 2, ये जो बात हो रही है कि मानेंगे नहीं मानेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट का आप लोग डिसीजन नहीं मानेंगे और इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट रियासती इदारों में से एक है, और जब आप उनका वो नहीं मानेंगे, डिसीजन नहीं मानेंगे, तो फिर एक काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को खत्म करते हैं, कोर्ट्स को खत्म करते हैं। जो आप लोग जो जिसके पास जो था, फिर वही जंगल का कानून हो गया ना, माइट इज राइट। ठीक, फिर उसके बाद जिसके पास जो होगा वो बात आपकी ठीक है, क्योंकि किसी न किसी इदारे को नहीं, उनका काम है इंटरप्रिटेशन है। देखिए हमारा काम है एज ए लॉ मेकर, हमारा काम है लॉ बनाना। उस लॉ को फिर ये देखना होता है कि क्या वो आर्टिकल 2 के खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा, बाकी चीजों कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं कर रहा। अगर सब चीजें ठीक ठाक है, वंडरफुल, उसकी इंटरप्रिटेशन करना जजेस का काम है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर आप सुप्रीम कोर्ट और उसके भी फुल कोर्ट के जो जजेस है उनके डिसीजन के ऊपर, और एक बात याद रखिए, उसमें हर एक ने कहा है कि यार ये असल गलती तो इलेक्शन कमीशन की गलत इंटरप्रिटेशन पे है। जब याद रखिए ये उसूल है, जब आप कोई डिसीजन सेट असाइड कर देते हैं तो आपकी सुई उससे पहले चली जाती है। वैसे डॉक्टर साहब मैं ब्रेक लेनी है, लेकिन एक नुक्ता आपके पास भी छोड़ के जा रहा हूं, बाकी सबके पास भी छोड़ के जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है मखसूस सीटों का, आप ये कहते हैं कि उसे इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब दूसरा फैसला उसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 एडहॉक जजेस होने चाहिए, ये फैसला आप भी मानने के लिए तैयार नहीं, तो इसका मतलब सिलेक्टिव फैसले होने चाहिए। एक पार्टी ये मानेगी, दूसरे पार्टी ये नहीं मानेगी। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। से ये फरमाइए सर, ये सुल्तान सिकंदर राजा साहब जो हैं वो इतना बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो आर्टिकल 6 भी लग सकता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं माना, और ये तो सीधी सीधी गद्दारी है। नहीं, असल में हमने आर्टिकल 6 को ना बिल्कुल मजाक बना लिया है। मतलब तौहीन अदालत है ना, कोर्ट का फैसला अमल दरामद करने के लिए एग्जीक्यूटिव को भी हुक्म हो सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार ये मौजूद है ना कि वो कहे कि जनाब फलां कर लें। लेकिन ये जो एडहॉक जज में थोड़ी सी पहले बात हो रही थी, 182 जो है ना, मैंने नहीं लिखा, ठीक, वो तो आइन ने लिखा, और उसकी आखिरी लाइन 182 की बी की ये है कि ये फुल इख्तियारात रखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज के। एक तरफ मैं अभी जो बात कर रहा था कि फुल कोर्ट भी तो काजी ने बनाई थी, काजी फाइज ईसा ने, जिसने उनके खिलाफ फैसला दे दिया। ठीक। उन्होंने पहले भी बनाई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के लिए। ठीक। एक हिस्से में जजों ने उनके साथ फैसला दिया कि हम इसको अडॉप्ट करते हैं, दूसरे हिस्से में कहा कि हम बैक डेट से नहीं करते। ठीक है। और उसी कोर्ट ने यह फैसला किया, इन 8 में से 5 जजेस ने, कि 184(3) जाएगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में। ठीक। आप 187 में जब मुकम्मल इंसाफ देने जा रहे हैं तो उसके लिए 184(3) का इन्फोर्स होना जरूरी है ना। अब हमें पता चलेगा जब वो तफसीली फैसला लिखेंगे तो 184(3) का जो भी फैसला है वो काबिल अपील होता है। ठीक। रिव्यू नहीं होता, और काबिल अपील के लिए इस वक्त नहीं है। मेरी राय में एडहॉक जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगी, रिव्यू तो इसी के साथ होना है। ठीक है। अब ये सारी चीजें उन्होंने चैम्बर में रख ली हैं, अब वो कोर्ट में आती हैं रिव्यू में। रिव्यू लगेगा सितंबर की 12 के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां खत्म हो। ठीक है। और उस दौरान ये जजेस भी आ चुके होंगे। जो इशू चल रहा है वो चल रहा है, अगर गवर्नमेंट यकसू है कि जी पाबंदी लगानी है, तो मेरे ख्याल में वो जो रेफरेंस जाना है ना, उसके अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नहीं लगेगा। नहीं, पाबंदी लगाने के लिए रेफरेंस ही जाएगा, ये आर्टिकल 6 के लिए जाएगा। नहीं, उसके लिए भी नहीं जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ना, जो पाबंदी लगनी है उसका बेंच चीफ जस्टिस बनाएंगे, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में नहीं बनना, ये ध्यान में रखें। आर्टिकल 6 के लिए FIA की एक रिपोर्ट चाहिए, कैबिनेट लगाएगी, पाबंदी लगा के भेजेगी कि जी सुप्रीम कोर्ट इसको हतमी तौर पे तय करे। वहां बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ने नहीं बनाना, जो मेरी राय है।
आर्टिकल 6 के लिए तो पहले से मुशर्रफ वाली स्पेशल कोर्ट मौजूद है ना, वो तो हाई कोर्ट से बेंच बनने हैं, 3 हाई कोर्ट से जज आएंगे। ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट है इस मुल्क की, वो जो हुकूमत है, वो जो एग्जेक्टिव है और जो मुकन्नना है, जहां आइन और कानून इन्होंने लिखना है और पास करना है, वो सुप्रीम कोर्ट रीराइट कर रही है। पहले 63A में किया, अब भी उन्होंने आइन के अंदर जो चीजें नहीं है वो सारी कुछ डाल दी है। अब ये इंटरप्रिटेशन जो है वो बड़ी बहस तलब है। जो आप सिकंदर सुल्तान राजा साहब का कह रहे हैं, जाहिर है कि वो कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेला फैसला करता था। ठीक है। अब जब 18वीं तरमीम के बाद नया इलेक्शन कमीशन सारे मेंबर्स अक्सर कसरत राय से फैसला करते हैं। जैसे मैंने एक पूरा इदारा आ गया, वो 5 के 5 मेंबर है, और वो लगेगी पूरे बॉडी है, उसके ऊपर है तौहीन अदालत लगानी है नहीं लगानी है। ये अभी इसके इम्तिहान बहुत सारे हैं, जो पराचा साहब भी जिक्र कर रहे थे, तो उसके अंदर तो बहुत कुछ लगना है, बहुत कुछ चलना है। रिव्यू में काजी फायदी साहब वाले केस में भी जजों ने अपनी आरा बदली थी, तो वो हो सकता है ना कि ये भी हो कि जी आप रिव्यू लगाएं पहले, कि आप बहुत चीजों में आपने फालतू लिखा है, तो ये चैम्बर में तो नहीं ना मसला हल हो सकता। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी अलग से जायरा रिव्यू में चली गई है, उसके अंदर और भी लोग जाएंगे। अभी क्वेश्चन आएंगे कि वो फिर कौन सुनेगा कि जो चीजें आइन में नहीं थी आपने लिख दी है। तो आखिर ये सिर्फ आइन एक ही पार्टी के लिए या एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? मेरे ख्याल में इसके ऊपर सवाल बहुत है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे जो आइन है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे सिर्फ पार्लियामेंट ही तब्दील कर सकती है, उसे कोई अदालत तब्दील नहीं कर सकती। इसके अंदर कुछ नए चैप्टर्स खुले हैं, जैसे कि 15 दिन दे दिए गए हैं, जबकि इलेक्शन के बाद भी सिर्फ 3 दिन होते हैं। तो आपने 3 दिन का जो वक्त है उसको 15 दिनों तक आपने फैला दिया, जो आइन के अंदर है ही नहीं। दूसरा यह है कि एक आपने हल्फनामा दिया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए, अब वो हल्फ एग्जिस्ट करता है, ये हल्फनामा आप पार्टी ने वापस नहीं लिया अभी तक, तो उस हल्फनामे की क्या हैसियत रहेगी? क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया हल्फनामा जमा करवाने का ऐलान कर दिया, तो ये री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है सर? देखिए, अपनी अपनी सोच है, प्रॉब्ली होगी या नहीं होगी। मेरी जो सोच है वो ये है कि ये जो डिसीजन आपने सेट असाइड कर दिया और 11 जजों ने कह दिया था कि ये जो इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप लड़ने नहीं दोगे, एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप लड़ने नहीं दोगे, ये सिर्फ बल्ले का निशान गया था। सुनिए ना, वो तो चीफ जस्टिस साहब की मेहरबानी थी ना, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन ये हुई थी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट नहीं कर सकती, वो सारे एज एन आजाद लोग कंटेस्ट करेंगे। सुन लेना, वकीलों ने कहा हमारी गलती है, वो सारी पढ़ी, वो उधर पढ़ी भी हुई है, उसमें पढ़ी भी हुई है उनकी। अच्छा, अब मैं बात सुन ले मेरी। अब उन्होंने जब उनके डिसीजन को गलत कह के सेट असाइड कर दिया, तो आपकी घड़ी जो है ना वो उस टाइम से पहले चली जाएगी। ठीक चली गई, लेकिन अब 3 दिन का टाइम जो है ना वो आजाद उम्मीदवार के पास होता है कि वो चूज करे, आजाद उम्मीदवार के पास। ठीक है। जो 15 दिन है ये इलेक्शन से पहले का जो प्रोसेस है कि जिसमें एक पार्टी का कैंडिडेट अपने पार्टी के लिए जो सारे वो स्टेप्स होते हैं उसमें आपको 15 दिन मिलते हैं। ये वो 15 दिन है जो उस डिसीजन से पहले आने के बाद इम्तिहान दे रहे हैं बेसिकली। नहीं सर जी, उसने जो रिजल्ट था वो ही गलत अनाउंस किया, उन्होंने वो एग्जाम ही गलत अनाउंस किया, उन्होंने वो पेपर ही किया था। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप वो जो पेपर जो थे वो दोबारा वो वाले पेपर्स दो। ठीक है। तो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला अच्छा लग रहा है? नहीं, देखिए, मुझे अच्छे बुरे की बात नहीं है, ऑफ कोर्स मुझे वो उस लिहाज से अच्छा लगा होगा क्योंकि हमारे हक में मुझे अच्छा लगा होगा, लेकिन मेरी नजर में ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कर देती है किसी डिसीजन को तो उससे पीछे वाली चीज रेस्टोर हो जाती है और फिर आप उस प्रोसेस में जाते हैं। तो ये जो डिसीजन है, तो ये काजी फायजी साहब के खिलाफ जो ट्रोलिंग हो रही है इसका मतलब गलत हो रही थी ना। काजी फायजी साहब तो शानदार आदमी निकले ना फिर। नहीं, देखिए, देखिए एज एन इंडिविजुअल ट्रोलिंग किस बात की थी? ट्रोलिंग इस बात की नहीं थी, या जो बात उनको कह रही थी वो इस बात की नहीं थी। वो ये था कि देखिए काजी फायद ईसा साहब एक तो चाहे वो र्यूमर्स थे या जो भी थे कि
इसकी वजह से टेन्योर बढ़ रहा है तो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एक जजमेंट है कि जिसमें कहा हुआ है कि काजी फायज ईसा साहब पीटीआई के डिसीजन ना ले। नंबर 2, काजी फायज ईसा साहब ने ऑन अ पर्सनल बेसिस इमरान खान के ऊपर वो किया हुआ था, एक पिटीशन दायर की थी। उन्होंने किया हुआ था उनके खिलाफ, उन्होंने भी किया हुआ था। खान साहब ने तो हुकूमत के थ्रू किया था, पर्सनल बेसिस पे इन्होंने किया था। अच्छा, उसके अलावा इनकी बेगम ने किया हुआ था। तो अगर आप उस लिहाज से देखिए, यहाँ इनकी जात इन्वॉल्व होती थी, वहां पे उनको नहीं होना चाहिए। काजी फायज ईसा साहब आज भी पसंद नहीं, मैं समझता हूं, देखिए किसी भी जज के लिए जब उसके ऊपर एक पर्सनल एक चीज आ जाए तो वो उससे रिक्यूज कर ले, वो बेहतर है, अच्छी बात है। अच्छा, वैसे प्राइस साहब, ये इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं सारी सूरत हाल में? एक तो बड़ी दिलचस्प बात हुई कि इलेक्शन कमिश्नर पे आर्टिकल 6 लगे उस फैसले की वजह से, तो 5 जजेस पेशावर हाई कोर्ट वालों ने जो आप होल्ड किया उनके खिलाफ क्या लगना चाहिए? ये भी तो लीगल बात है ना, ये तो कोई फिल्मजिकल बात नहीं है ना, कि यानी एक फोरम ने डिप्राइव नहीं किया, वो आगे एक हाई कोर्ट सुबह वैसे आर्टिकल 6 जो है ना, इमरान खान साहब कह रहे हैं, याद रखिएगा, और वो पहले कह रहे इस्तीफा दे हुए कहते हैं आर्टिकल 6 लगना चाहिए, फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशन के जो दो वो थे ना प्रोविंसेस, उसके अंदर नहीं हुए थे इलेक्शंस, वो उन बेसिस पर है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो बात ये है कि हमने 2 चीजों का मजाक बनाया हुआ है ना, एक आर्टिकल 6 है और एक एंटी टेररिस्ट एक्ट है, यानी जिस पे चाहे एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत 780A के तहत पर्चा दर्ज कर दो ताकि जमानत ही ना हो सके उसकी। दूसरा आर्टिकल 6 है, हर बंदे के खिलाफ हम कहते हैं आर्टिकल 6 लगा, हालांकि आर्टिकल 6 की बाकायदा बिल्कुल एक्सप्लिसिट वो वर्ड्स हैं जो आर्टिकल 6 के हैं, बड़ा साफ लिखा है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। अब जो इलेक्शन कमीशन वाली आपने बात की, बात ये है कि वकील 2 खड़े होते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट सुने तो हर वकील सच्चा लगता है और अपने आप को सच्चा समझता है। का कमाल ही है। अच्छा, फिर 3 पार्टियों के जब हम नुमाइंदे बुला के बिठाते हैं, वो भी इतना पक्के मुंह से बात कर रहे होते हैं कि इनके अलावा कोई सच नहीं बोल रहा, तीनों मुख्तलिफ बात कर रहे होते हैं। जब मुख्तलिफ सोच के लोग बैठे होते हैं, कोई ना कोई आर्गूमेंट निकल आता है। यानी मैं ये कहूं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो, मेरा ख्याल है कल परसों उनकी मीटिंग है, वो लीगल लॉ डिपार्टमेंट है बाकायदा उधर उनके पास, क्योंकि इस जो पहली बात तो यह है कि अभी डिटेल जजमेंट भी आनी है, जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आएगी उसमें फिर गैप भी रह जाएगा और लैकुने भी रह जाएगा। मसलन किसी ने रिव्यू में जाना है, उस वक्त तक रिव्यू में नहीं जा सकते जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आएगी। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये प्ली ले कि हमें जो शॉर्ट ऑर्डर मिला है, हम फर्ज किया, हम उसकी बुनियाद पर अभी फैसला नहीं करते, वी वेट फॉर द डिटेल जजमेंट। एक लीगल ऑप्शन है, एक लीगल ऑप्शन है। दूसरा ये है कि अभी तो गवर्नमेंट ने कहा है ना हम रिव्यू में जाना चाह रहे हैं, और साथ स्टे भी मांगा है गवर्नमेंट ने। व्हाट इफ के इलेक्शन कमीशन भी पार्टी बन जाता है और अभी 15 दिन की बजाय अभी 2-3 अगले हफ्ते में ये पिटीशन लग जाती है। चीजें इतनी तेजी से, डेवलपमेंट्स इतनी तेजी से हो रही हैं, मैं तो अगले घंटे के, मैं अगर शो रिकॉर्ड कर लूं तो मुझे फिक्र रहती है कि 2 घंटे के बाद ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी बड़ा टाइम है चौधरी साहब, जब डेलिब्रेशन होंगी इलेक्शन कमीशन की, प्री जज करना नहीं चाहिए, और वो भी एक ऐसे दफ्तर को जो आईनी है, आइन का आर्टिकल 213 से 22 तक उनको भी उतनी प्रोटेक्शन देता है। आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ प्राइस साहब के, क्या वाकई ये जो तासुर है कि आइन को दोबारा रीराइट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ये तासुर दुरुस्त है? और दूसरा, क्या वाकई गवर्नमेंट चाहती है कि इस फैसले पर अमल दरामद ना हो? छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। से ही फरमाइएगा कि क्या गवर्नमेंट ये वाकई चाहती है कि इस फैसले पे अमल दरामद ना हो सके, और बाकी चीजें आपके सामने हैं, गवर्नमेंट कैसे रेजिस्ट करेगी? नहीं, देखिए ना, दो चीजें हैं। नंबर 1, पहली बात ये है कि अगर इनको 20, 22, 23 सीटें मिल जाती हैं, क्या गवर्नमेंट फॉल हो रही है? नो, ना की जंग है ना, ईगो हर्ट होती है। गवर्नमेंट नहीं फॉल हो रही, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं जाती है, लेकिन अच्छा, ईगो हर्ट हो रही है। आप ईगो कह रहे हैं, ये कहेंगे जी कि असूल की बात है। हर एक का आर्ग्यूमेंट है ना, हर एक का अपना एंगल है देखने का।
सिर्फ मसला ये है कि जी हमने नहीं मानना, गवर्नमेंट भी हमने नहीं मानना। बड़ा वजीर आजम शहबाज शरीफ अदरवाइज तो अच्छी धीमे मदाज से बातें करते हैं, लेकिन जिस तरह FBI के ऑफिशियल के सामने उन्होंने वो बड़ा अजीब सा मेरे लिए, IMF के ऑफिसर्स के सामने इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? मेरे लिए बड़ी वो एक अजीब सी बात थी कि उन्होंने ये बात आउट ऑफ ब्लू मुझे लगी। परहैप्स वो था बैक पे ना कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि वो प्रेशर था, तो प्रेशर में अगर रिफ्लेक्सेस इस तरह से काम करें तो इट मीन कि एग्जाइटी है। अदरवाइज अभी मैं जरूर बात करना चाहता हूं एडहॉक जजेस के हवाले से, जब आइन इजाजत देता है ना और आइन में वाजे लिखा है तो फिर मेरा ख्याल है उसको गलत नहीं कहना चाहिए। ठीक है, वो जाहिर है उनके पास है ना जी। अमर यार राना सर ये फरमाइए सर, ये जो गवर्नमेंट है ये कहाँ पे खड़ी है इस वक्त? क्योंकि ऐसे लगता है जैसे कंफ्यूजन का शिकार है। ये खबरें भी चल रही हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब को चेंज किया जा रहा है, ये भी खबरें चल रही हैं वो इस्तीफा दे देंगे, ये खबरें चल रही हैं कि इवन फिच ने कह दिया कि यहाँ पे तो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ रही। तो ये सूरत जा किस साइड पर रही? फिच ये भी कह रहा है कि इमरान खान बाहर नहीं आ रहे। हाँ, बाहर नहीं। मतलब जो इकोनॉमिक इश्यूज पे जिन लोगों ने बात करनी है वो हमारी सियासत पे दर्जाबंदी कर रहे हैं। हमारी हालत ये है कि आंधे जाने थप्पड़ मारी जा रहे हैं। मतलब कोई बात है भला कि आप प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, साथ ये भी कह रहे हैं हालात बड़े अच्छे हैं, ठीक हो जाएगी। IMF भी कह रहा है कि इकोनॉमिक पोजीशन ठीक हो जाएगी, साथ आप एक तरफ से ये खबर चलवा देते हैं। असल में हमारे ये इदारे जो है ना, ये भी तो किसी के इशारे पे बोल रहे होते हैं ना। IMF के ऊपर अगर स्टाफ लेवल है तो वो तो स्टाफ से गुफ्तगू होती है, लेकिन जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है तो वहां अमेरिका मौजूद होता है कि वहां पॉलिसी मेकिंग हो रही होती है कि हम अगर CPEC की तरफ जा रहे हैं और हम अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रहे सही, मतलब जो रशियन ब्लॉक है, अमेरिका, चाइना है, वो सीधी सी बात है ना कि जी या आप हमें सिक्योरिटी दें या आप किसी जगह खड़े हो जाएं। पाकिस्तान दो तरफ से फंस गया ना कि जी अमेरिका के साथ भी रखना चाहते हैं और पल्ले है कुछ नहीं हमारे, हम IMF के साथ भी रखना चाहते हैं और वहां पे अमेरिका है, चाइना हमारे साथ चलना चाहता है, वो कहता है नहीं सिक्योरिटी भी दो और फिर ठीक चलो। ये जो बीच में इमरान खान साहब पे आया, देखे ना मुराद सईद साहब ने क्या इल्जाम लगाया था एहसन इकबाल पे, उसने पर्चा भी दर्ज कराया, कोर्ट में भी चला गया कि लाओ भाई जब पैसे ही नहीं आए और उन्होंने अपने ठेकेदार खुद किए हैं तो एक नुकसान हुआ ना कि आप एक कंट्री के साथ जा रहे हैं। असल इशू ये है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है। मैं शहबाज शरीफ को नहीं डिस्कस कर रहा, हम बतौर पाकिस्तान कहाँ खड़े हैं, हमारी फौज, हमारी अदलिया, हमारी मुकन्नना, हम मजाक बन के रह गए हैं। हमें मतलब वही आते जाते हर बंदा अपना तबसरा करके गरीब का बच्चा है जो मर्जी कह लो, तो ये हम ना बैठने के लिए तैयार हैं आपस में। मैं वही उसी बात पे कहूंगा कि ये नादिर मौका था जब आप मुकम्मल इंसाफ देने जा रहे थे तो सबको तलब कर लेते कि यार बैठ जाओ सारे और बैठ के हम तय करते हैं। आपने भी अपने आप को पार्टी बना लिया, मतलब एक कबूल कर रहा है और एक नहीं कबूल कर रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, सब कुछ हो रही है। शहबाज शरीफ देखे मैं आपको बताऊं कभी भी पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो लीडर उनका या बड़ा भाई है या उनकी बेटी ने नवाज शरीफ की ने उस पार्टी को संभाला है। ये एक बतौर पॉलिटिकल मैनेजमेंट कह लें, गवर्नमेंट की मैनेजमेंट कह लें, वो बहुत ठीक है। वो प्रेशर में अगर कहें कि जी मतलब ये बात ठीक है ना कि वो क्यों कह रहे हैं, मतलब तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हें मैं निकालूंगा, ज्यादा क्या होगा हमारी अदलिया फिर स्टे दे देगी, मतलब हम तो कोई काम कर ही नहीं ना सकते। एग्जीक्यूटिव की तो औकात ही नहीं है कि जो इख्तियार दिया हुआ है वो कहते नहीं सारा इख्तियार अदलिया के पास है, ये आज से नहीं हो रहा। और IMF देखिए सॉरी वो जो FBR के लोगों को कह रहे हैं नहीं इस्तीफा दे दो। इशू ये है कि लोग वहां पे भी कई हजार अरब रुपए के केसेस तो FBR के सारे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। आप अदलिया पे उंगली उठाएं तो कहते हैं आपके वकील तैयार, हमारे चीफ जस्टिस मौजूदा ने कई दफा कहा है कि तुम्हारे वकील तैयार होके नहीं आते। मतलब एक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, कोई बंदा संभालने को तैयार नहीं है। हमारे पास सबके पास तकरीरें मौजूद हैं कि जी हम तो ये कर लेंगे, मैं चौधरी साहब ये कर दूंगा, आप मेरे से मशवरा कर लें, लेकिन हल कोई नहीं लाता। ये जो आजकल वो मतलब जो फैच की रिपोर्ट की बात हो रही है उसमें वो कह रहे हैं ना टेक्नोक्रेट आएंगे, तो अब आपको पता है टेक्नोक्रेसी में कौन भाग रहा है आजकल? शाहिद खान अब्बासी आज खुद टेक्नोक्रेट हो गए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब जो आईनी शिकों के तहत 2 दफा वजीर खजाना बने, चॉकलेट पेश करके, जो अपनी वो कारोबार करते हैं, मैंने उनको चॉकलेट वजीर आजम ऑफिस में पेश करते हुए देखा है, पूरी बास्केट अपने हाथ से उठा के, कोई लड़का साथ नहीं होता था। तो वो आज माहिर मईशत हो गए हैं, जो इमरान खान के कोरोना में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वाली इंडस्ट्री चला रहे थे। इशू ये है कि जब आपको 2 दफा वजीर खजाना बनाया, आपने कौन सा काम सीधा किया? आपको निकाल दिया गया, आप रिजाइन करके क्यों नहीं गए? आपके जब 18 दिन रह गए थे
आप क्यों अच्छे अच्छे बच्चों की तरह खड़े थे? आप कहते जनाब यहाँ ये प्रेशर और मैं लानत भेजता हूँ इस वजारत पे जिसपे मुझे रोजाना इसहाकडार डांटता है। आपकी बात बनती ना, आप तो आखिरी दिन तक इसी चक्कर में थे कि मेरे 18 दिन भी गुजर जाए। यहां कोई क्लियर नहीं है, दाव पे बैठे हुए और ये मुल्क दाव में फंसा हुआ है। ठीक, एक ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब। आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इस सारे सिनेरियो में आपके जहन में हल क्या निकलता है, क्योंकि आपके अपने लोग उठाए भी जा रहे हैं, ये भी जहन में रखें। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे ये फरमाइएगा कि सर एक तो हल क्या है, क्योंकि आपके अपने लोग जो हैं वो गायब होना शुरू हो गए हैं, तो इस सारे सिनेरियो में जब आपकी पार्टी के लोग जो हैं उनको उठा लिया जा रहा है, तो सॉल्यूशन आपके जहन में फिर क्या है? अभी आमिर साहब बात कर रहे थे कि गरीब जो बच्चा है वो आके, नहीं, गरीब के बच्चे को कोई नहीं थप्पड़ मारता, बगैरत बच्चे को मारता है। हम लोगों ने अपने आप को बगैरत बनाया हुआ है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी बाज़ वजह मैं आपको बताता हूं कि जिस वक्त बांग्लादेश में 8.8 या 0.7 बिलियन डॉलर का एक पावर पॉइंट का प्रोजेक्ट लगता था, उन्हीं दिनों में पाकिस्तान में 1.8 बिलियन डॉलर का लग रहा था। जिस वक्त पाकिस्तान में 13 यूनिट का एक वो डिसाइड हो रहा था, उस वक्त 7 हर इलाके में 3 सेंट्स का हो रहा था, यहाँ पे 14 सेंट्स का। सर, आपकी गवर्नमेंट थी ना, आप साफ कर लेते। ये सर हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, सर आपने ये हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। ये 12 साल और ये हमारे ऊपर है, 12 साल और है, और ये आपने कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है। मैं कहता हूं इन दोनों हुकूमतों को देखिए, देखिए इस मुल्क को तबाह करने में जहां हम आज खड़े हैं, जो बड़े गलत डिसीजन हैं, जिनकी जो मैं 2 डिसीजंस की आपको बात बता देता हूं। एक आईपीपीस, दूसरा पेंशन जो चेंज किया है 2015-16 में। इन दोनों की वजह से आज पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन 3 से 4 बिलियन ट्रिलियन रुपीस का टीका लगता है हर बजट में। आपका इस वक्त 8 ट्रिलियन का वो डेफिसिट है, उनमें से 4 का तो पीछे 4 रह गए, अपने खर्चे कम कर दो 1.5 रह गए। इन 2 लोगों ने, इन 2 पार्टियों ने पिछले 35-40 साल में क्या, ये आगे क्या खाक कर लेंगे? और उसके बाद हो क्यों रहा है? ये वो चीज हो रही है, किसी को उठा लो, किसी को ये कर लो, मैनिपुलेट कर लो, जिनकी औकात नहीं है समझने बूझने की, आप उनको लाके वहां बिठा रहे हो जहां उनको नहीं बैठना चाहिए। फिर आप कहते हो हमारे डिसीजंस क्यों गलत हो, फिर आप कहते हो कि हमें आके अरे थप्पड़ नहीं मारता। हम उधर पहुंच रहे, लोग आके ठुड्डे मारेंगे। जब हम लोग जाके डिसीजन, जब हमें वहां से एक बंदा कहता है कि तुमने इसके ऊपर ये डिसीजन लेना है और ये अपना वो करना है, यूरोपियन यूनियन कहती है कि तुम लोगों ने फलानी बात करनी है, यूक्रेन के हक में बात करना है। हम कहते हैं हम यूक्रेन के हक में क्यों बात करें, हम अपनी बात करेंगे, हम तुम्हारी बात क्यों करें? तो आगे से जवाब आता है, यार तुम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ क्यों बना के नहीं रखते हो? ठीक हो गया। अपने आप का अपने अंदर गैरत जमा करो। वैसे सूरत हाल वाकई खराब है और इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो क्या सोल्यूशन आपके जहन में है? चर साहब, सबको पता है सोल्यूशन क्या है, सबको मालूम है कि पाकिस्तान का मसला क्या है, सबको मालूम है कि इस वक्त बहरान की नौयत क्या है, सबको मालूम है। और किसी ने अभी टेलीफोन पर आपके शो से पहले किसी ने कहा कि जी कब तक हम गहराई में गिरेंगे। मैंने कब तक का क्या मतलब आपको कब तक पे था गहराई पे? ठीक, सबको मालूम है कि कम से कम, यानी एपीएस मुझे याद है सानिया हुआ दिसंबर 2014 में, सब बैठे थे ना वहाँ जाकर, उसमें खान साहब भी तशरीफ ले गए थे, धरने से निकल के गए थे, धरना भी खत्म हुआ था। वो एक वाकया था। साहब मैंने छोटी सी बात करनी है, वो एक वाकया था। अब तो रोजाना वाकयात हो रहे हैं ना, ये आपके सामने बहुत कुछ हो गया, सोचना पड़ेगा, सोचने का वक्त है। राणा साहब आखिरी लम्हात रह गए, फरमाइए। देखें, इमरान खान जब आए ना, एक लोगों को उम्मीद थी कि एक टीम जो कुछ ना कुछ डिलीवर करने का 100 दिन का कह रही है और 6 महीने कह रही है। 4.25 साल में कुछ नहीं किया सिवाय उन पार्टियों के जिनको कहते थे ये बारियां लेते हैं, इंतकाम लेते रहे। इसका हल है, जिस आईपीपी का आपने ठीक हवाला दिया कि 4.25 साल में आप इसको
कोई ये मुमकिन नहीं है कि दुनिया में कि आपका मुल्क तबाह और आप बात भी ना कर सके। मतलब कहीं ना कहीं मफादात हर एक के जुड़े हुए हैं। उसमें पीपल्स पार्टी का, मैं 97 में नवाज शरीफ को जब इक़्तिदार मिल रहा था इस्लामाबाद होटल में, अभी पार्लिमानी पार्टी हुई, उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे बड़ा अदाब IPP है जो बेनज़ीर भुट्टो बना गई है। ठीक है, वो हम आज तक लेके चल रहे हैं। इमरान खान आए, मैं इसको ठीक करूंगा, मैं इतने दिन में कर रहा हूं, मैं रिवाइज करा रहा हूं, नहीं हो सका। आखिर इन सब चीजों का दुनिया में जब हम लेके जाते हैं कि यार डिफॉल्ट भी लोग करते हैं ना, फिर हम कर लें डिफॉल्ट। मतलब अवाम तो कब की डिफॉल्ट होगी? पहले रियासत बेचारे थे, इस रियासत में अवाम होगी तो रियासत। चंद सेकंड, मैं हर उस पाकिस्तानी जो के IPP का मालिक है, मैं उससे कहता हूं क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आपका मुल्क क्या हो रहा है और आप क्या कर रहे हो? उसमें बहुत सारे लोग ऐसे जो आपकी पार्टी, जो मर्जी हो, मेरी पार्टी में हो, किसी भी पार्टी में हो, क्या उनको शर्म नहीं आती कि वो पाकिस्तान का सारा पैसा लेकर जा रहे हैं? कितना पैसा कमाओगे? कब्र में लेकर जाओगे? बात आपकी वैसे ठीक है। ख्वाजा साहब, आपने गुसू सुनी फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।